हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या पौधों में परिवहन होता है। पौधों में परिवहन का मीनिंग क्या है कि पौधों के अंदर जल जो है वो किस तरह से हर पार्ट के अंदर पहुंचता है, भोजन जो पत्तियों के अंदर बन रहा है वो किस तरह से पौधों में हर भाग में पहुंचेगा, उसके बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। अब इसमें सबसे पहले जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर आता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। जो ये चैप्टर है यह है प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, या हम इसे बोल सकते हैं पादप कार्यकी। जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, मनुष्य की कार्यकी, विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स उसके अंदर पढ़े थे, उसी तरह से प्लांट से संबंधित जो फिजियोलॉजी है उसकी स्टडी जीव विज्ञान की शाखा में की जाती है, और इस ब्रांच के अंदर ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या पौधों में परिवहन की प्रोसेस पाई जाती है। अब पादप कार्यकी जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसेस या क्रियाओं से संबंधित होती है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी जो है, सबसे पहले तो इसके अंदर सेलुलर इंटरेक्शन आएगा। जो भी प्लांट्स हैं उनका इसमें सेलुलर इंटरेक्शंस आते हैं। सेलुलर इंटरेक्शंस का मतलब होता है कोशिकाओं की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। पौधों में कोशिकाएं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलकर डिफरेंट फंक्शंस को करती है, उसे सेलुलर इंटरेक्शंस कहते हैं। उसकी स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर की जाती है। फाइटोकेमिस्ट्री जो है, फाइटोकेमिस्ट्री, पादप रसायन विज्ञान जिसे बोला जाता है, तो पादप रसायन विज्ञान की स्टडी भी पादप कार्यकी के अंदर की जाती है कि पौधों में किस किस प्रकार के केमिकल्स पाए जा रहे हैं और उन केमिकल्स का पौधों के अंदर क्या क्या यूज होता है। इन सब की स्टडी इस फाइटोकेमिस्ट्री में की जाती है, और फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो भी किसके अंदर आती है, पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी में आती है। पादप रसायन विज्ञान, पादप रासायनिकी है ये। थर्ड, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन भी इसी के अंदर आएंगे। जो भी एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है उनका अध्ययन भी प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी में किया जाता है। जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, किस प्रकार से कार्य करता है, वो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन में आएगा। वातावरण की आंतरिक क्रियाएं या अन्योन्य क्रियाएं जो है उनकी स्टडी भी पादप कार्यकी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, या इसे हम बोल सकते हैं प्लांट की आकारिकी। पौधों की आकारिकी का अध्ययन भी प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी के अंदर किया जाता है। और लास्ट, मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, इसकी स्टडी भी पादप कार्यकी के अंदर की जाती है। पौधों के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, उनके अंदर जो सेल्स पाई जा रही है उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इसका अध्ययन भी प्लांट फिजियोलॉजी में किया जाता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी एक इस प्रकार की ब्रांच है जिसके अंदर पौधों की कोशिकीय अंतरक्रियाओं, सेलुलर इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं कोशिकीय अंतरक्रिया, कोशिकीय अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, फाइटोकेमिस्ट्री या पादप रासायनिकी का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, वातावरणीय अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी, आणविक व कोशिका विज्ञान, आणविक व
कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर पौधों की कोशिकीय अंतरक्रिया, पादप रासायनिकी, वातावरणीय अन्योन्यक्रिया, पादप आकारिकी और पादप आणविक और कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी कहा जाता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन, पौधों से संबंधित ये जो सब क्रियाएं हैं, सब जो ब्रांचेज हैं, इन सब का अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि प्लांट फिजियोलॉजी में आता क्या क्या है। पौधों की कोशिका की अंतरक्रिया आएगी, पौधों में पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी इसमें आएगी, वातावरण की अन्योन्य क्रिया इसके अंदर आएगी, पौधों की आकारिकी इसके अंदर आती है, पौधों में जो अणु और सेल्स पाई जा रही है वो इसके अंदर पाई जाती है। ये प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। या फिर हम इसकी एक डेफिनेशन बोलें तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट्स इनसाइड प्लांट सेल। प्लांट कोशिका के अंदर या पादप कोशिका के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चल रही है उनका अध्ययन पादप कार्यकी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, पादप कोशिका में चलने वाली, पादप कोशिकाओं में चलने वाली लाइफ प्रोसेसेस या जैविक क्रियाओं का अध्ययन पादप कार्यकी कहलाता है। प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी कहलाता है। यानी पौधे की कोशिकाओं में जो भी जैविक क्रियाएं चलती है, उन जैविक क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान या बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाएगा, उस शाखा को पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका में चलने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। इसके अंदर क्या है, दो प्रकार के पर्सपेक्टिव्स लिए जाते हैं। यानी इस जो पादप कार्यकी है इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव हम बोल सकते हैं कि दो मेन पॉइंट्स लिए जाते हैं और दो मुख्य बिंदुओं के आधार पर पौधे की कार्यकी का या पादप कार्यकी की स्टडी की जाती है। और दो जो इसके अंदर पर्सपेक्टिव्स या मेन पॉइंट बायोलॉजी के अंदर लिए जाएंगे, उसमें सबसे पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। पहला लेवल होगा जो जीवन है उसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ लाइफ फॉर्म या जीवन का संगठन जो है पहला प्रोस्पेक्टिव इसके अंदर पाया जाता है। पहला मेन पॉइंट है कि लाइफ फॉर्म्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इसके अंदर स्टडी की जाएगी, किस तरह जीवन का संगठन होता है, किस तरह लाइफ इसके अंदर फॉर्म्स होती है। और सेकंड, फिनोमिना की स्टडी इसके अंदर की जाती है, उनके अंदर क्या प्रारूप पाए जा रहे हैं, क्या लक्षण उनके अंदर पाए जा रहे हैं, उन लक्षणों का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। पादप कार्यकी के दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं, जीवन का संगठन, किस तरह से लाइफ का संगठन हुआ है, पौधों के अंदर किस तरह लाइफ प्रोसेस चल रही है और उनके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जा रहे हैं। इन दो लक्षणों या दो मेन पॉइंट्स को लेकर पौधे की फिजियोलॉजी या कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ये दो मेन पॉइंट है जिनकी पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी की जाती है। इसके बाद जो पहला हमने जीवन का संगठन जो पॉइंट लिया है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो भी जीव पाए जाएंगे वो उसके अंदर आएंगे और जो जीवों का संगठन जो है या जीवन का संगठन जो है वो इसके अंदर आता है। सेकंड वाला जो है कैरेक्टर्स या लक्षण जो है, उसमें हम जीव के कोशिकीय और आणविक लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं। यानी इस वाले के अंदर तो क्या आ जाएंगे, जीव, जो भी जीव पाए जा रहे हैं, या प्लांट्स जीव है तो वो आ जाते हैं। तो पहला जो है ऑर्गेनिज्म के लेवल पर या संगठन के लेवल पर पौधों की स्टडी के बारे में बताता है। दूसरा जो फिनोमिना है, लक्षण जो है, कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर कौन से पढ़े जाते हैं, इसमें कोशिकीय लक्षणों को इसके अंदर पढ़ा जाता है और आणविक लक्षणों को इसके अंदर पढ़ा जाता है। कोशिका के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस संपन्न हो रही है उनको इसके अंदर पढ़ा जाएगा
आणविक का मतलब है कौन से अणु उसके अंदर पाए जा रहे हैं, डीएनए, आरएनए, प्लास्टिड्स, लवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी स्ट्रक्चर उसके अंदर पाई जा रही है, उनकी स्टडी इन 2 मेन पॉइंट्स के अंदर की जाती है। पहला वाला जो है इसका पर्सपेक्टिव में जीवन का संगठन, दूसरा इसका क्या होता है, फिनोमिना या लक्षण। फर्स्ट वाला जो है उससे संबंधित जो होगा, इससे रिलेटेड जो पार्ट होगा उसे हम बोल देते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान इसे बोला जाता है, जिसमें जीवों के संगठन का, जीव का अध्ययन किया जाएगा, उसे इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो है वो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। जो कैरेक्टर्स हम कोशिकीय और आणविक जो पढ़ रहे हैं वो आता है फिजियोलॉजी के अंदर, और सेकंड किसके अंदर आता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री फाइटोकेमिस्ट्री वाली जो है वो है, और फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी है। तो सिंपल सा इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि प्लांट फिजियोलॉजी में 2 मेन पॉइंट्स है, एक जीवन का संगठन, दूसरा कैरेक्टर। जीवन के संगठन को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, उसके अलावा जो कोशिकीय है, आणविक स्तर पर जो संरचनाएं हैं उनको हम फिजियोलॉजी में या मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, और बायोकेमिस्ट्री या फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर उसकी स्टडी की जाती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमें पढ़ना है वो आता किसके अंदर है, वो मेनली प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है। पादप कार्यकी के अंदर इसे रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया जा रहा है। ये मेन इनको हमें याद रखना है, कोशिकीय अंतर क्रियाओं का, पादप रासायनिकी का, वातावरणीय अन्योन्य क्रिया का, पादप आकारिकी का, और आणविक और कोशिका विज्ञान का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। परिभाषा यदि हम बोलना चाहें, पादप कोशिका में चलने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। पौधे की कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं पाई जा रही है, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले, डिफ्यूजन विसरण का, ऑस्मोसिस परासरण का, तो ये जो जैविक क्रियाएं पादप की कोशिका में पाई जा रही है, इनके अध्ययन जिस शाखा के अंदर इनका अध्ययन किया जाएगा उसे ही पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है वो एक साइंटिस्ट है, स्टीफन हेल्स। साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कार्यकी के जनक किसे कहते हैं, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, स्टीफन हेल्स जो है उसे पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। अब इंडिया के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में साइंटिस्ट थे एक जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस जिसे बोला जाता है, जगदीश चंद्र बसु भी नहीं कहते हैं हम। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, जेसी बॉस को कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो सबसे अधिक फंक्शन या वर्क जो किए गए हैं, डिस्कवरीज जो की गई है, वो जेसी बॉस के द्वारा की गई थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जिन्हें बोलते हैं मेल्विन कैल्विन। उन साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, नाम क्या है उनका, मेल्विन कैल्विन। इनके बारे में हमें स्टडी करना है, क्योंकि इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। इन्होंने
जो रेडियो एक्टिव कार्बन है उसका यूज किया था, और उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन का एसिमिलेशन या उपयोग किस तरह से होता है उसके बारे में बताया था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट प्लांट फिजियोलॉजी में 3rd नंबर पर मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन में सबसे पहले तो इनका जो जन्म है यूएसए के अंदर हुआ था, बॉर्न इन यूएसए। यूएसए में भी एक जगह है, जगह का नाम है मिन्नेसोटा। यूएसए में इस स्थान पर इनका जन्म हुआ मेल्विन केल्विन का अप्रैल 1971 में। अप्रैल 1971 में इनका जन्म हुआ। यूएसए में एक स्थान का नाम मिन्नेसोटा, वहां पर इनका जन्म हुआ है। पीएचडी की डिग्री इन्होंने ली थी, और पीएचडी की जो डिग्री है वो भी इन्होंने मिन्नेसोटा में ली थी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा है, वहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। मिन्नेसोटा में यूनिवर्सिटी है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा कहते हैं, वहां पर इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी, या पीएचडी की डिग्री इन्होंने वहां से ली थी। पीएचडी इन्होंने मिन्नेसोटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा में कंप्लीट की। केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। जो मेल्विन केल्विन है ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। केमिस्ट्री प्रोफेसर इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी बर्कले में है, यूएसए में जो है, वहां पर ये केमिस्ट्री को पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के ये प्रोफेसर थे। और केल्विन और इसके जो सहयोगी थे उन्होंने रेडियो एक्टिवता जो होती है उसका बेनिफिशियल यूज बताया था। केल्विन और इसके जो सहयोगी है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो पाई जाती है, रेडियो एक्टिवता जिसे हम बोलते हैं, उसका लाभदायक उपयोग बताया है, या बेनिफिशियल यूज इनके द्वारा बताया गया है। रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज इन केल्विन और इनके साथ जो काम करने वाले कोवर्कर्स थे उनके द्वारा बताया गया। अब ये बेनिफिशियल यूज वर्ड क्यों लिया है? क्योंकि उसी समय पर जापान में परमाणु बम का उपयोग किया गया था, वो रेडियो एक्टिविटी का एक हार्मफुल यूज था, और इन्होंने उसी रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज बताया, लाभदायक उपयोग बताया। उसका हानिकारक उपयोग था परमाणु बम, उसी का जो हार्मफुल वो यूज है वो परमाणु बम था जिसे जापान में डाला गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। इन्होंने उसी रेडियो एक्टिवता का बेनिफिशियल या लाभदायक उपयोग इनके द्वारा बताया गया था। अब ये जो साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, इन्होंने एक और साइंटिस्ट थे बेसम। मेल्विन केल्विन और बेसम ने ग्रीन प्लांट्स के अंदर शर्करा के निर्माण का अध्ययन किया। इन दोनों ने क्या किया था? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे जो हैं, उनमें फॉर्मेशन ऑफ शुगर का अध्ययन किया। किस तरह हरे पौधों के अंदर शुगर का फॉर्मेशन होता है या ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हरे पादप हैं वो शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ग्रीन प्लांट में किस तरह से शुगर का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, उसका अध्ययन केल्विन और उसके साथ में एक साइंटिस्ट थे बेसम, इन दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और रॉ मटेरियल्स के बारे में इन्होंने पता लगाया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इसके अंदर काम में आते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स है, एक तो होता है CO2, एक रॉ मटेरियल कौन सा होता है H2O, CO2 प्लस H2O, इससे C6H12O6 और O2 बनता है। तो रॉ मटेरियल CO2 और H2O है। मिनरल्स और कुछ इसके अंदर यूज में आते हैं, CO2 H2O, इसके अलावा कुछ मिनरल्स जो होते हैं, खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, वो मिनरल्स भी इसके अंदर यूज में आते हैं।
तो इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके रॉ मटेरियल CO2, H2O और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो CO2 है, इस CO2 को C14 से लेवल किया था। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर जो कार्बन पाया जा रहा है वो कार्बन कौन सा लिया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया था। रेडियो एक्टिव कार्बन लिया जिसे C14 से हम डिनोट करते हैं, जिसे C14 से दर्शाया जाता है। तो इनके द्वारा रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग किया गया, C14 जिसे कहते हैं, और ये रेडियो एक्टिव कार्बन किसके अंदर उपस्थित था, CO2 में। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में C14 युक्त CO2 का या कार्बन डाइऑक्साइड का इन्होंने उपयोग किया था, इनका इन्होंने यूज लिया था। इनके इस कार्य में एक और साइंटिस्ट ने अपनी हेल्प की थी जिन्हें बोला जाता है बेंसन। यानी प्रमुख रूप से जो ये खोज है इनके द्वारा की गई है, 3 साइंटिस्टों के द्वारा ये काम किया गया था, मेल्विन केल्विन, बेसम, तीसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है, बेंसन। इन 3 साइंटिस्ट ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्क है वो इसमें मेल्विन केल्विन का था, इसलिए हम इन्हें ही इसका खोजकर्ता मानते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किस तरह से शुगर फॉर्मेशन होती है उसका खोजकर्ता मेल्विन केल्विन को माना जाता है। लेकिन बेसिकली 3 साइंटिस्ट के द्वारा इस कार्य को किया गया था, मेल्विन केल्विन, दूसरा बेसम साइंटिस्ट है और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है बेंसन। इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी कि कार्बन के उपयोग का पाथवे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस है उसमें किस प्रकार का पाया जाता है, उसमें किस प्रकार का ये प्रोसेस उपस्थित होता है। तो इसके बारे में इन्होंने इसके अंदर स्टडी की थी। इसके बाद जो केल्विन है उन्होंने ये बताया, केल्विन जो साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, इनके द्वारा क्या बताया गया कि प्लांट्स जो हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इन्होंने बताया प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के अंदर चेंज किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। कि प्लांट्स के द्वारा प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। चेंज किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, ये जो इनके अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, वर्णक जो पाए जा रहे हैं, अदर सब्सटेंस जो पौधों के अंदर मिल रहे हैं, उनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज करते हैं। इसके अंदर ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके इनके द्वारा, पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और इस प्रोसेस में पौधों के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स हैं वो सहायक होते हैं, और पौधों में पाए जाने वाले जो अन्य सब्सटेंस है, अन्य पदार्थ जो हैं वो इस क्रिया के अंदर सहायक होते हैं। तो केल्विन ने क्या बताया है कि पौधों में पौधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज करते हैं। और इन्होंने जो वर्क किया है केल्विन ने, इन्होंने मैपिंग की थी कि कार्बन का एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस पाथवे से होता है, कार्बन किस प्रकार से एसिमिलेटेड होता है, उस पाथवे की डिस्कवरी इन्होंने की थी। इसलिए इन्हें 1961 का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल प्राइज इन्हें अपनी इस खोज के लिए प्रदान किया गया था। खोज क्या है इनकी, इन्होंने ये बताया जो कार्बन का एसिमिलेशन है, कार्बन का उपयोग जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस प्रकार से किया जाता है, कार्बन किस प्रकार से उपयोग में आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसके पाथवे की डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी। उसका पाथवे इनके द्वारा खोजा गया था, किस प्रकार से, किस मार्ग से कार्बन का एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, उसकी खोज इनके द्वारा की गई थी। तो ये डिस्कवरी इन्होंने की, इसलिए इन्हें 1961 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था।
अब इसके बाद जो केल्विन है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। उस प्रिंसिपल का उपयोग आधुनिक समय में भी अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। और इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस का प्रिंसिपल दिया है, जो सिद्धांत दिया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन से डाइऑक्साइड के कार्बन से ग्लूकोज किस प्रकार बनता है, उसका उपयोग आधुनिक समय में भी अनेक डिस्कवरीज में किया जा रहा है। इनमें से पहला जो इसके इनके कार्य का उपयोग किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ऊर्जा के ऐसे साधन हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सके। जैसे पेट्रोल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है, वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिस्कवरी में आधुनिक समय में भी वैज्ञानिक केल्विन के जो फोटोसिंथेसिस प्रिंसिपल है उसका उपयोग करते हैं। सेकंड, जो एनर्जी और मटेरियल्स जो है उनकी स्टडी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो इनका उपयोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग किसके लिए, किससे संबंधित है? एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित। तो ऊर्जा से संबंधित जो नवीनीकरणीय साधन हैं उनकी खोज के लिए वैज्ञानिक इनके प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। और सोलर एनर्जी के रिसर्च में जो बेसिक स्टडी है, आधारीय जो अध्ययन है, वो इनके सिद्धांत की सहायता से किया जाता है। तो आधुनिक समय में भी केल्विन द्वारा दिया गया जो फोटोसिंथेटिक थ्योरी या सिद्धांत है वह बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि ऊर्जा के नवीन संसाधनों की खोज में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, जो सोलर एनर्जी है उसकी बेसिक स्टडी में, बेसिक अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जो इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है कि पौधे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, कार्बन का एसिमिलेशन का पाथवे फोटोसिंथेसिस में कैसा होता है, CO2 के उपयोग से ग्लूकोज कैसे बनता है, उसका उपयोग आधुनिक समय में भी किया जाता है। तो ये केल्विन से रिलेटेड, जो केल्विन ने डिस्कवरी की है उससे रिलेटेड हमने डिस्कवरी या खोज के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कि पौधों में परिवहन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से संपन्न होती है। इसमें डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल, जल विभव के बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। एक इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। पहले तो है स्टीफन हॉल्स जो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। सेकंड, जेसी बॉस फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है। थर्ड, मेल्विन केल्विन। इन्होंने बॉर्न यूएसए में जन्म हुआ, PhD मिनेसोटा से की, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज बताया था। जो मैन इनके काम में सहयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वेसम और वेंसन। इन्होंने ये बताया कि ग्रीन प्लांट में शुगर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। रॉ मटेरियल्स बताया कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स काम में आते हैं, CO2, H2 और मिनरल्स काम में आते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो CO2 का कार्बन है उस कार्बन को रेडियो एक्टिव किया था, C14 कार्बन का यूज किया और कार्बन के एसिमिलेशन के पाथवे का इन्होंने पता लगाया था। अपनी डिस्कवरी से इन्होंने ये बताया कि पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इस प्रोसेस को संपन्न कराते हैं। इस क्रिया में पौधों के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स और जो अदर सब्सटेंस है वो सहायता करते हैं। इस खोज के लिए इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इनका सिद्धांत आधुनिक समय में भी उपयोगी है। जो ऊर्जा के नवीकरणीय साधन है जिनको बार बार बनाया जा सके उनकी डिस्कवरी में ये काम में आते हैं। सेकंड, जो सोलर एनर्जी से संबंधित जो रिसर्च है, सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा से जो संबंधित रिसर्च है उसमें इनके सिद्धांतों का आधुनिक समय में भी उपयोग किया जाता है।